बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से आज 3 अहम खबरें सामने आई। पहली खबर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मफामती बयानात से मुतल्लिक है। दूसरी खबर नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तीसरी खबर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमाओं के अचानक मुतहर्रिक हो जाने से मुतल्लिक है। इन तीनों खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां तवील सियासी कशमकश, एहतजाज और इल्जामात के बाद अब मुशावरत की फजा बनती दिखाई दे रही है। वजीर आला सुहेल आफरीदी जो पहले सख्त बयान देते रहे, अब बातचीत पर आमादा नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक राब्ते किए, अमन अमान की सूरत हाल पर मिलकर चलने की पेशकश की। वज़ीर आला ने मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम और मोहम्मद अली शाह बादशाह से रब्ता किया। इससे कबल जुमे के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भरपूर ताउन की पेशकश की थी। चित्राल में दान स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने वफाक की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आए मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करें। मुझे उम्मीद है कि सुहेल आफरीदी इस पेशकश को कबूल करेंगे। जब साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। इस पेशकश की गूंज अभी बाकी थी कि नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे। इख्तियार वली ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी की जिसमें सुहेल आफरीदी को पथराव करते देखा जा सकता है। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमाओं की जो अचानक मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से आज अपने वीडियो बयान में फवाद चौधरी ने सियासी दर्जा हरारत कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि PTI को एक कदम पीछे और हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना होगा। फवाद चौधरी ने बताया कि अगले हफ्ते मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। इन मुलाकातों में सियासी माहौल बेहतर बनाने पर बात होगी। उन्होंने कहा, फिलहाल वो खुद इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी राब्ते कर रहे हैं और जल्द PTI की सीनियर क़यादत भी इस अमल में शामिल होगी। उनके मुताबिक आइंदा चंद हफ्तों में सियासी माहौल में बेहतरी आएगी। निजी चैनल से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने दावा किया कि नून लीग के अहम वज़रा से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये वज़रा मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं और 2 से 3 हफ्तों में नताइज सामने आना शुरू होंगे। इससे कबल फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से लाहौर के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में मुलाकात की थी। जरा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को तिब्बी मुआयने के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल तबादला ख्याल किया। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इख्तियार वली खान साहब, एक जानिब तो वज़ीर आज़म दावत दे रहे हैं और मुबारकबाद भी दे रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और उनसे कहा जा रहा है कि मिलकर काम करना शुरू करेंगे। दूसरी जानिब आप जो है वो एक वीडियो आज मंजर आम पर लाए और इससे कबल भी कहा गया कि हम उनको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, और साथ आपने ये भी कहा कि ये फैसले का वक्त आ चुका है। अब ये फैसला करेगा कौन? वज़ीर आज़म तो मिलकर और बैठकर इकट्ठे मामलात को लेकर आगे चलने की बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि अब उनके हवाले से कोई फैसला कर लिया जाए, तो अब फैसला होगा क्या इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दोनों चीजें जो हैं वो अपनी जगह पर। वज़ीर आज़म साहब का उनको अप्रोच करना, इवन उसमें मैंने खुद ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए मैंने ऑफर कर रखी है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को कि हम उसमें ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वो मसला है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, वो है खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का। वहां पर तरक्की के पहिए को जो 13 साल से जैम पड़ा हुआ है, उसको जंग लग चुका है, वो घूमता ही नहीं है। घड़ियां रुक गई हैं, जैसे घड़ी की सल निकाल दिए जाते हैं, जिस चाबी खत्म हो जाती है स्प्रिंग उसके बैठ जाते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो तरक्की, खुशहाली और अमन, आश्ती, आसूदगी, इन सारी चीजों के तो रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं। ये तो वहां पर तो घड़ियां जो है उल्टी घूम रही हैं। हम तो ये हैरान है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे पाकिस्तान से अलग थलग होके कोई इथोपिया बनने जा रहा है।
वहां पर तो न स्कूल की बात है, न कॉलेज की बात है, न यूनिवर्सिटी की बात है, न सड़क की बात है, न पुल की बात है, न कॉलेज की बात, न अस्पताल की बात होती है, न किसी बीएचयू डिस्पेंसरी की बात होती है। वहां पर तो यही बात होती है कि रियासत से टक्कर कैसे लेंगे, और टक्कर के लोग आए हैं, टक्कर है या मक्कर है समझ ही नहीं आता। ये अजीब सी सूरत हाल है। तो ये बड़े लोग कहते थे कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने पहला दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि वो दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस हैं। तो ये उसकी कंटिन्यूएशन थी। हमने तो एक बात कर दी थी और फिर हमने छोड़ दिया कि चले ठीक है, आप सीएम बन गए हैं, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स जॉइन हैंड्स, मिलकर चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनका बयानिया, उनका तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब, उनका बिहेवियर वो बदल ही नहीं रहा। उसमें कोई संजीदगी आ ही नहीं रही है। तो ये तो वो चीजें हैं जो हम इनको बताना चाहते हैं कि इतना आप किसी को चे गुवेरा बना देते हैं, किसी को मुसोलिनी बना देते हैं, कभी आप कमाल अतातुर्क से होते हैं इम्प्रेस, कभी आप इनकलाब चीन से हो जाते हैं, कभी आप इनकलाब ईरान से हो जाते हैं मुतासिर। तो पता नहीं चलता। इन लोगों की अपनी सुइयां खराब हैं, इन लोगों के अपने जो मीटर्स हैं वो खराब, इनकी रीडिंग ही ठीक नहीं है। तो इनको दिखाना था कि हम जो बात करते हैं वो सिर्फ लग़वियात नहीं होते हैं, इमरान खान की तरह या उनकी जमात की तरह। हम जो बात करते हैं फिर दलील के साथ और सबूत के साथ। ये तो अभी आपने एक वीडियो देखी है, आगे अक्सात और भी आ रही है इंशाल्लाह। नहीं, ये बताइएगा, एक तो अभी आपने जिक्र किया कि और वीडियोस भी आएंगी, तो क्या और वीडियोस को भी इस तरह मंजर-आम पर लाया गया है, और वो कहाँ कहाँ मौजूद थे, इस हवाले से भी उन वीडियोस के अंदर क्या मौजूद है? और दूसरा ये कि आप और आपके वज़रा ने, दीगर वज़रा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम नहीं बनने देंगे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, वो बन गए हैं, तो क्या आप उनको रोक भी नहीं पाए? तो क्या अब उनको काम करने से रोका जाएगा? क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी अब आपकी तरफ से? कोई बंदा, चाहे वो वजीर आला बने, चाहे वो वजीर आजम बने, सदर मुमलिकत बने, चाहे उनके पास कोई भी ओहदा जाए, वो कानून से मुबर्रा नहीं होता, कानून से बाला नहीं होता। अगर आपने एक जुर्म किया है तो आपको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये तो नहीं हुआ कि कोई बंदा जो है तो चीफ मिनिस्टर बन जाए तो उसको क्लीन चिट मिल गई है और उसके बावजूद वो जो चाहे वो करे, जो मर्जी है वो करे, वो हमले करें, हमलों के लिए लोगों को बगावत पर उकसाएं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाते जाएं और आप हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे रहें। तो ये तो बात नहीं हो सकती, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। लेकिन उनकी तो मुलाकातें हो रही हैं, अमीर मकाम साहब से उनकी टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, उनके मुख्तलिफ लोगों से, फिर उनकी फजल रहमान साहब से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, एमल वली खान साहब से, सिराजुल हक साहब से, दीगर लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं, और वो अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत की बात कर रहे हैं। तो जब वहाँ से वो मुशावरत के एक अमल को चला रहे हैं, उसमें आपके पार्टी के लोगों से भी वो राब्ते कर रहे हैं, तो क्या वो मुशावरत का अमल आगे चलेगा? देखें, एक होती है लेपा पोती, एक होती है कॉस्मेटिक ग्लास ओवर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और एक होती है सिंसेरिटी। अगर आप लेपा पोती के लिए और क्लासमेटिक ग्लास ओवर के लिए नीचे सारे गंद को दबा के ऊपर से अच्छा सा पलिस्तर करके उसकी चमक निकाल के अच्छा सा कपड़ा डाल लें तो वो तो ऊपर से ही ठीक लग रहा है, बीमारी और गंदगी तो नीचे उसकी छुपी हुई है। अगर आप सिंसेरिटी से काम करेंगे तो हम आपके साथ सिंसेरिटी के साथ ताउन करेंगे। अगर आपने ड्रामेबाजी की, आपने शोबदाबाजी की, आपने रंगबाजी की, तो आपको बहुत कड़ा जवाब मिलेगा, बड़ा सख्त जवाब मिलेगा, और फिर आप उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो बड़े मुख्तलिफ होंगे और फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। हम तो चाहते ही हैं कि मुल्क में अमन व आश्ती के साथ तरक्की का सफर जो बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है, एक भंवर से डूबती कश्ती को बचा के लाए हैं। इसलिए नहीं लाए हैं कि यहाँ पर कल को कोई उठ के आ जाए कहते हैं जी मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अब तो वही होगा जो मैं कहता हूँ। अगर आप यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो इस मुल्क के भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो इस मुल्क का भी एक निज़ाम है, यहाँ एक रियासत भी है जो आपसे ऊपर है, और ये तमाम चीजें, तमाम मामलात उस रियासत के ताबे होते हैं, ऊपर बाला नहीं होते हैं। आप कोई अलग पॉलिसी नहीं बना सकते कि आपके सूबे में ये पॉलिसी होगी और पाकिस्तान की कोई दूसरी पॉलिसी होगी। नो, इट विल नेवर हैपन अगेन, कभी भी नहीं।
लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर राब्ते तो कहीं ना कहीं हुए हैं। अमल वली खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि उन्होंने मुबारकबाद दी, और फिर ख़ुद जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई थी कोर कमांडर साहब से। तो अब तक क्या और भी कोई मुलाकातें हुई हैं उनकी अस्करी लेवल पर या हुकूमती लेवल पर? एक मुलाकात जिसको ये छुपा नहीं सके कि वो मुबारकबाद के लिए आए थे, वो तो इन्होंने बात कर दी। जो 2 मुलाकातें इससे पहले वो कर चुके हैं उसका वो जिक्र नहीं करते हैं। ये बंद कमरों में जाके ना ये पैर पकड़ लेते हैं और बाहर आकर ये गिरेबान पकड़ लेते हैं। ये बड़े ड्रामेबाज लोग हैं, बड़े रंगबाज हैं। तो अगर आपको अपनी कल्ट फॉलोइंग को कंट्रोल रखना है और उनको चार्ज रखना है तो उन 2 मुलाकातों का जिक्र जरूर कीजिए। देखते हैं कि आपकी कल्ट फॉलोइंग कितना आपका साथ देती है। इमरान खान तो कभी नहीं चाहता, वो तो इनकी जमात की तो पॉलिसी ये नहीं है कि फौज की सियासत में अमल दखल और मुदाखलत जो है तो ये खत्म हो जाए। इनफैक्ट ये लोग चाहते हैं कि फौज मुदाखलत करे, असर और रसूख रखे, लेकिन हमारे लिए करे, इनके लिए इस्तेमाल हो। फौज इनकी सपोर्ट करे, एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करे, एक पेज पर हो, इनके लिए आरटीएस बिठा दें, इनके लिए इलेक्शन के नताइज तब्दील कर दें। 2018 वो मुंह को खून का लत लग गया ना, इनको आदत पड़ गई है। कोई इलेक्शन की तो ये जेन्युइन चीजें तो ये नहीं चाहते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं। ये पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की बात तो करते हैं, लेकिन सिविल सुप्रीमेसी के लिए कितने सिंसियर हैं वो हमें पता है। इनकी सिविल सुप्रीमेसी ऐसी निकल जाएगी, किसी एक संतरी का एक इशारा ही काफी है, सारी की सारी पीटीआई मशरिक से मगरिब पे चली। लेकिन इख्तियार भाई साहब, मामलात हमारे सामने हैं, खासतौर पर अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है वो हमारे सामने हैं। इससे कबल अली अमीन गंडापुर साहब थे, उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो बड़ी तनकीद आपकी जमात की जानिब से की जाती थी। लेकिन जब से वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, आपकी जमात की जानिब से अब उनकी खूबियों के पुल बांधे जाते हैं, बताया जाता है कि वो कितने अच्छे थे। अब जब ये नए चीफ मिनिस्टर आ गए हैं तो इनके हवाले से जो है वो बार बार बात की जा रही है और उनसे इख्तिलाफ किया जा रहा है और वहां से भी वैसी बातें सामने आ रही हैं। तो पैरामीटर क्या होगा जिस पे आपने कहा कि अगर ये नेक नियति के साथ आगे बढ़ें तो वो नेक नियति के लिए पैरामीटर क्या होगा जिस पर ये डिसाइड किया जाएगा? और इस तमाम तो सूरत हाल के अंदर, क्योंकि टेन्योर तो 5 साल का है, लेकिन जो अभी गुज़श्ता साल के अंदर इलेक्शन हुए तो वो जो टाइम उन्होंने गुजारा, अली अमीन गंडापुर तो अपना टाइम पूरा नहीं कर पाए। तो क्या जो अब चीफ मिनिस्टर इमरान खान के कहने पर उनकी जमात ने जिस सूबे में उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है वहां से जो बनाए हैं, क्या वो अपना टेन्योर पूरा कर पाएंगे रिमेनिंग? देखिए सियासी मुखासमत जो है ना, वो मुफाहमत, इख्तलाफ, ये सारी चीजें लगी बंदी चीजें हैं, वो चलती रहती हैं, वो होती हैं। अली अमीन कोई हमारा कोई मामे का बेटा नहीं था, लेकिन अली अमीन को कम से कम इतनी बात पे हम शाबाश जरूर देते हैं कि वो इमरान खान का वो जो खूनी एजेंडा था कि इस्लामाबाद पर यलगार हो और मुसल्ला लोग जाएं जत्थे लेकर और वहां पर पुलिस के साथ और रेंजर्स के साथ मर्डवेयर हो और उसमें क्रॉस फायरिंग हो जाए और उसमें कोई 101 बंदा जो है वो मर जाए, ताकि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो, मुल्क में मोर्चा जनी शुरू हो जाए और हंगामे फूट पड़े। यही इमरान खान चाहते थे और अली अमीन ने वो न करके मेरे ख्याल में हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। अब नए वजीर आला को जब लाया गया है तो डेफिनेटली उसको यही टास्क दिया जाएगा, वरना अली अमीन में क्या कमी थी? अली अमीन जितने पैसे इकट्ठे करता था वो इनको देता था, बुशरा बीबी को देता था। बुशरा बीबी ने अपने 3 बंदे बिठाए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हर जुमेरात के जुमेरात पैसे इकट्ठे करते हैं, वो अपनी मावारियां लेते हैं, हर सेक्रेटरी, हर वजीर के लगाने पर, हर कमिश्नर के लगाने पर पैसे लिए जाते हैं। बुशरा बीबी उसमें पैसे लेती है, अलीमा खानम उसमें पैसे लेती है, सबके पास हिस्सा जाता है। तो क्या इमरान खान जो है तो उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता होगा? ये सब ये जो कहते हैं ना कि बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार है, तो समझ नहीं आती है ये ईमानदारों के पास ये इतनी सैकड़ों कनाल अराजी अलकादिर ट्रस्ट की कैसे ट्रांसफर हो जाती है मुफ्त में? तो यही ईमानदारी है इनकी। तो
अब जहां तक आपने सवाल किया कि ये अपना टेनोर पूरा कर लेंगे, अगर ये हरकतें रही तो मुझे नहीं लगता कि ये, आप टेनोर की बात करते हैं, टेनोर तो 5 साल का है, मुझे तो 5 महीने भी पूरे होते दिखाई नहीं देते। आपको लगता है कि ये अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे? और बेसिक अब तक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं जब नए सीएम खैबर पख्तूनख्वा आए तो उनके बयानात से ऐसे लगा कि मामला जो है वो वफाक के और सूबे के दरमियान या सूबाई हुकूमत के दरमियान ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ सामने आई कि दोनों तरफ से अब अच्छे अल्फाज का तबादला ख्याल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब मौजूद थे और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन एक डेडलॉक बरकरार है। वो डेडलॉक बरकरार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। और जब भी बात की जाती है, इससे कबल हमने देखा कि जनवरी तक एक मुज़ाकराती अमल चला जिसके अंदर दोनों जानिब से कुछ ना कुछ बहाने नजर आए। हुकूमत बार बार कहती रही कि आप लिख कर दें, आप और फिर लिख के दिया गया और उसके बाद वो चीज़ें आगे नहीं चली। वो जो डेडलॉक एक बरकरार है उस डेडलॉक को दूर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ लोग जो है वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे आगे फवाद चौधरी साहब जो है वो में नजर आ रहे हैं। उसके हवाले से उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसके अंदर बताया गया कि किस तरह राब्ते किए जा रहे हैं, किन किन लोगों से राब्ते हो रहे हैं, और उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि काफी मुस्बत रवैया सामने आ रहा है। PMLN से लोग भी जो है वो बता रहे हैं कि इस तमाम तो सूरत हाल को आगे लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जो डेडलॉक का जिक्र मैं कर रहा हूं वो डेडलॉक इस बात का बरकरार है कि जब भी बात की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत को एक जगह बिठाया जाए तो वहां पर इमरान खान के सख्त बयानात रियासत के खिलाफ भी सामने आते हैं। तो उसको कैसे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कैसे डील किया जाएगा, वो जो है एक अहम चीज़ है। अब देखना ये कि इन मुलाकातों के अंदर उसको कैसे जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। ऐसा लग रहा है एक और जो है फॉल्स फ्लैग की तैयारी भारत कर रहा है। इस पर तफसीलन बात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना भारत की आदत है और जाने कब से है। कभी खुफिया जासूस भिजवाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एलानिया हमले करता है, कभी बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनों की सरपरस्ती करता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज की पुष्पनाही करता है। और आज भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब हुई है। भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने समुद्र में माहीगीरी करने वाले मछेरे एजाज मल्ला को गिरफ्तार किया और फिर दबाव डालकर भारत के लिए काम करने पर मजबूर किया। भारत ने एजाज मल्ला से कहा कि उन्हें छोड़ा तब जाएगा जब वो पाकिस्तान बहरिया, फौज और रेंजर्स की वर्दियां खरीदें और उनके नामों के साथ रसीदें हासिल करें। पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। धमकी दी गई कि अगर ऐसा ना किया तो फिर जेल में ही सड़ना पड़ेगा। दबाव का शिकार होकर एजाज मल्ला ने हामी भर ली तो भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन्हें रिहा कर दिया। रिहाई के बाद उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी की तरफ से मंगवाई गई चीजें खरीदी और कुछ तस्वीर भी ली, लेकिन इसी दौरान वो पाकिस्तानी एजेंसियों की नजरों में आ गए और धर लिए गए। एजाज मल्ला से मोबाइल, सिम्स और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। मुमकिन है एजाज मल्ला से ये सब मंगवाने के पीछे साजिश का ताल्लुक गुजरात और कच्छ में जारी मशकों से भी हो, क्योंकि भारत का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और तखरीबी कार्रवाइयां हैं। यह वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहता है और हर मुमकिन जरा इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ ही यह भी साबित होता है कि पाकिस्तानी इदारे अपनी सरहदों और शहरियों की हिफाजत के लिए चौकस भी हैं और मुस्तैद भी। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इस तमाम तो सूरत हाल में हमने देखा कि जो कुछ मई के अंदर हुआ या जिस तरह भारत वहाँ पर सियासी बयानबाजी करता है और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन तमाम साजिशें वो कर गुजरता है। हमने इससे कबल ये भी देखा था कि वहाँ पर कुछ लोगों को जेलों से निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इतलात भी मौसूल हो रही थी और अब ये एक मल्ला को गिरफ्तार करके उसके ज़रिए ये कोशिश करने की कोशिश की गई। तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की हरकतें क्या पाकिस्तान और भारत को एक दफ़ा फिर आमने सामने ले आएंगी और फिर वो किसी फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है? यकीनन देखिए, जिस तरीके से अगर आपको याद हो ऑपरेशन महादेव हुआ था, स्पेशली ये फौरन रिसेंटली अभी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहलगाम के जो 3 लोग जिसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने कहा हमने मार दिए हैं, और वो 3 जो वही लोग थे जो कस्टडी में थे, कस्टडी से बाहर ला के उनको मार दिया। उसके बाद जो वेपन्स की रिकवरी हुई उसमें भी वो पकड़े गए। वहां पे भी उन्होंने ये किया कि जो वेपन जो AK-47 शो कर रहे थे उसके चिंदी मजल में भी वॉज ए पीस ऑफ क्लॉथ, जो हम फौज में चिंदी कहते हैं, वो उस वक्त हम लगाते हैं जब कोथ में रखते हैं ताकि उस बैरल उसकी जो मजल है वो गंदी ना हो। तो ये बाहर से कोतों से लेके आए, सामने रिकवरी करवाई और फिर वहां से वो तो काट शार्ट निकलवाए जो पाकिस्तान में यूज ही नहीं होते थे।
तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें जिस तरीके से प्लानिंग हो रही थी, तो इट वाज दे वर बेसिकली प्लानिंग ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आप क्यों पाकिस्तान नेवी की यूनिफॉर्म मांग रहे थे, क्यों पाकिस्तान पंजाब सिंध रेंजर्स की यूनिफॉर्म मांग रहे थे, कोस्ट गार्ड की मांग रहे थे, ताकि वहां पे बरामद कराए, नेम टैग्स मांग रहे थे, माचिस मांग रहे थे, लाइटर्स मांग रहे थे, करेंसी नोट्स मांग रहे थे। और फिर देखें इस तमाम को इस बैकड्रॉप में देखें कि साउथ वेस्ट में इंडिया में सदर्न कमांड के तहत एक्सरसाइज त्रिशूल हो रही है, जिसमें तीनों सर्विसेज दे आर पार्टिसिपेटिंग। और देखें कि गुजरात और राजस्थान के सामने जो डेजर्ट का एरिया है, जहां हमारा थर का एरिया लगता है, वहां पे एक्सरसाइज में उनकी आर्मी शामिल है। और क्रीक के एरिया में इनकी जो कोस्टल फोर्सेस हैं जो हैं वो इसमें शामिल है। और नीचे अरेबियन सी में जो सौराष्ट्र जो इनका कोस्ट है, वहां पे इनकी नेवी वहां पे एक्टिव है। सो वो चाहते थे कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के बाद उस अपॉर्चुनिटी को सीज किया जाए, या उसमें लाइकली कोई एक्शन हो सकता है, या फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान को देखे मलाइन किया जा सके, और एक यहाँ पे थ्रेट एक सिचुएशन पैदा की जाए कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो रूट है यहाँ पे सेफ नहीं है, जहाज यहाँ से इजीली नहीं गुजर सकते हैं। तो इंश्योरेंस की बात हो रही है जिस तरह रेड सी में वाकयात होते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान ने टाइमली मैं बगैर साहब एक चीज़ ये जानना चाहूंगा कि ये बिल्कुल पाकिस्तान ने बर्वक्त कार्रवाई की। पाकिस्तान पहले भी कहता रहा है कि वो कोई भी जारियत करेंगे हम उसका भरपूर जवाब देंगे, लेकिन हमने देखा बनियानुल मरसूस में जब वो वहाँ से उनके जहाज़ आते हैं हम पर हमला करने, तो हमने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने अटैक किया था वो पाकिस्तान पर। तो इस दफ़ा पाकिस्तान अगर वो वहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं और कोई चीज़ बहाना बनाकर करते हैं, तो इस बार भी हमारा रिस्पॉन्स वैसा ही होगा या इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़कर होगा? बहुत इससे बढ़कर होगा। अगर आपको याद हो, DGSPR ने कहा था दिस टाइम वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का उनका मतलब था कि हम अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे और मारते हुए इधर पंजाब और राजस्थान की तरफ आएंगे। और वैसे भी ये साउथ वेस्टर्न जो जहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, गुजरात का इलाका है, भुज का एरिया है, या राजस्थान के जो बेल्ट बनती है, यहाँ पे टारगेट ऑलरेडी लॉक्ड हैं। जब कुछ होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे इनके ऑयल रिफाइनरीज हैं जो अडानी साहब के हैं, दूसरे यहाँ पे एयर बेसिस भी हैं, नेवल पोर्ट्स भी हैं, जो सब चीजें हमारे उसके निशाने पे हैं। सो पाकिस्तान जो है देखे वो ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे लीडरशिप टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक विजन है लोगों का, डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त है। सो पाकिस्तान विल नेवर कंप्रोमाइज किसी सूरत में कि पाकिस्तान उनको मौका भी नहीं देगा। सो दे आर अंडर एस्टिमेटिंग। और फिर वैसे भी इनकी ऐसी कोई कैपेबिलिटी नियर फ्यूचर में दे हैव नॉट एडेड एनीथिंग एडिशनल, वही पुरानी चीजें हैं और सो कॉल दावे बड़े किए हैं। और अब जो ये रेटरिक्स हैं, जो एक्सरसाइज है, वो भी आप उस बैकड्रॉप में देखें, मोदी साहब का ग्राफ गिर रहा है, उसको भी उठा रहे हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर ने जिससे के बयान रेटरिक्स किए हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो उनका है उसने भी बात की है कि दिस दफा नेवी विल स्टार्ट कुछ होगा। तो लेकिन जब देखें ना पीछे जब बुनियाद महसूस हो रहा था, मार्के हक था उनका, दिस सो कॉल INS विक्रांत वाज 400 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कराची। इतना डरे हुए थे और पाकिस्तान नेवी के पास बड़े प्लेन्स थे उसके लिए भी। सो पाकिस्तान वो को अंडर एस्टिमेट, उनको भी पता है कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वो जो पोटेंशियल है, हमारी वो कैपेबिलिटी है। सो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अवर कैपेबिलिटीज, अवर रिजॉल्व, हमारी कौम का रिजॉल्व क्या है, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का रिजॉल्व क्या है, हमारी लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप क्या सोचती है। सो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। दैट्स व्हाई क्यों प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो वो ये है जिन्होंने डिलीवर किया है, प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने मनवाया ये मनवाया है, ये अर्नड है उनकी तरफ से, ये उन्होंने कमाया है। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त हर कुछ अरसे बाद जब से मई का महीना गुजरा है तो बताया जाता है कि शायद इस वक्त समुंदर से कुछ ना कुछ भारत की तरफ से हरकत की जा सकती है। INS विक्रांत का जिक्र आपने खुद किया और बार बार इंडियन मीडिया जो है वो उनकी हुकूमत को ये शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई समुंदर से चले जाओ अगर कहीं और से नहीं गए। तो मौजूदा सिचुएशन के अंदर आपकी रीडिंग क्या है? क्या कोई बॉर्डर इस वक्त हॉट है, जो जिस तरह हमने सरक्रीर की बात की या दीगर जगह पर, कि वहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है, या सिचुएशन नॉर्मल साइड पे ही है? कोई सिचुएशन नॉर्मल है, पोस्चरिंग हो रही है और ये किस्म का मैसेजिंग हो रही है कि हम ये कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह की जो समझ लें स्ट्रेटेजी है, एक पिछले जमाने में 80s में 86 में जनरल सुंदर जी ने भी किया था, जब वो पूरी फौज को ब्रास ट्रैक्स के एक्सरसाइज के नाम से
बॉर्डर्स पे लेके आया, तो उस वक्त वो आर्मी चीफ जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, ही वाज नॉट इन पिक्चर कि क्या हो रहा है। लेकिन इस दफा ये है कि आर्मी के जो लीडरशिप है वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं, सेफ्रोनाइज हो चुके हैं। वो सबकी कोशिशें मोदी को हमने कैसे खुश करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको पता है कि इस दफा पंगा लेंगे पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। और इस दफा पाकिस्तान ने भी बहुत तैयारी की हालत में बैठी है, और वी आर लुकिंग ईगरली वेटिंग कि आईएनएस विक्रांत कहां से आता है। तो मेरे ख्याल में आप देखें, 400 नॉटिकल माइल्स पे पीछे लेके गए हैं। जब हमने उनके जहाज गिराए तो 300 माइल्स पीछे लेके 2 दिन तक देव एयरबोर्न नहीं हुए। वो खौफ है पाकिस्तान एयरफोर्स का, आपकी आर्म फोर्सेस का, आपकी नेवी भी इक्वली रेडी है टू डिलीवर। बिल्कुल ऐसे ही है और हमारा स्कोर हाई है और वो ऐसे ही इंशाल्लाह रहेगा। शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से अपनी राय से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करें कि आज से ठीक 41 साल और 1 दिन पहले, यानी तारीख थी 31 अक्टूबर और साल था 1984। इस रोज एक ऐसा हादसा होना था जिसने अगले रोज 1 नवंबर की सुबह को तारीख कर देना था। भारतीय वजीर आजम एक इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने जाफरानी रंग की साड़ी पहनी थी क्योंकि उनसे यह कहा गया था कि टीवी पर इस रंग की फिल्मबंदी अच्छी होती है। इंटरव्यू के दौरान अच्छा दिखने के लिए वो बेहतरीन अंदाज में तैयार हुई और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट तक न पहनी। उनकी रिहाइशगाह और वजीर आजम के दफ्तर के दरमियान बस एक दरवाजे का फासला था। सुबह 9:10 पर वो इस दरवाजे पर पहुंची और वहां तैनात सिख गार्ड बेनेट सिंह को मुस्कुरा कर देखा। जवाब में बेनेट सिंह ने उनके पीठ में अपने 38 बोल रिवॉल्वर से 3 गोलियां दाग दी। फिर वहां तैनात दूसरे सिख मुहाफिज सतवंत सिंह ने उन पर अपनी स्टेन गन खाली कर दी जिससे 30 गोलियां निकली। इन दोनों सिख मुहाफिजों ने गोल्डन टेंपल पर भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय फौज का वो हमला जो जून 1984 में सिखों के गोल्डन टेंपल पर किया गया, जिसके नतीजे में 493 शहरी और 83 फौजी मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी एक कयामत थी, लेकिन असल कयामत तो 1 नवंबर 1984 को टूटी जब सिख मुहाफिजों के हाथों इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद भारत में जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम की गई। हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया, सैकड़ों खवातीन की अस्मत दरी की गई। आलमी जरीदे ने इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया। पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट्स ने जरीदे डिप्लोमैट और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। डिप्लोमैट के हवाले से लिखा गया, इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए चुन चुन कर सिखों को मौत के घाट उतारा। शवाहिद से साबित हुआ कि सिखों के खिलाफ कत्ल और गारत को भारतीय हुकूमत की हिमायत हासिल थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत की सरपरस्ती में सिखों के खिलाफ बाकायदा नस्लकुशी की मुहिम चलाई गई। वोटिंग लिस्टों के जरिए सिखों का नाम और पता मालूम करके इंतहा पसंद हिंदू रात की तारीकी में घरों की निशानदही कर जाते थे। अगले दिन इंतहा पसंद हिंदू हमला आवर होकर सिख मकीनों को न सिर्फ कत्ल करते बल्कि उनके घर भी जला देते। भारत में सिखों का कत्लेआम 3 दिन बिला रोक टोक जारी रहा। भारतीय इंतजामिया ने न सिर्फ ये कि कत्लेआम को रोका नहीं बल्कि इसमें मदद भी की। भारत सरकार की जानिब से सिखों पर मजालिम का सिलसिला इसके बाद भी जारी है। सन 2000 में चिटे सिंहपुर में फसादात हुए। 2019 में किसानों के एहतजाज के दौरान सफाक मोदी सरकार ने हजारों सिखों को जेल में डाला। भारतीय हुकूमत समुद्र पार मुकीम सिखों की भी टारगेट किलिंग करती रही है। 18 जून 2023 को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में कत्ल किया गया। कनाडा के साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह के कत्ल में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलव्विस होने की तस्दीक की। कनाडा के शहर वैंकूवर में सिख रहनुमा दर्शन सिंह को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया। इस कत्ल में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क बेनकाब हुआ है। अमेरिका में सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह के कत्ल में भी एक भारतीय शहरी को गिरफ्तार किया गया। ये वाकयात साबित करते हैं कि सिखों के खिलाफ भारतीय मजालिम भारत के अंदर तो पहले भी होते थे, अब ये सिलसिला बैरून मुल्क भी दराज हो गया है। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे तेल और गैस के ज़खायर के हवाले से खुशखबरी है जो आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के मौशी महाज से 2 अहम खबरें सामने आई हैं और दोनों खबरें मौशी दबाव में घिरे पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित हो सकती हैं। पहली खबर तेल और गैस के शोबे से मुतल्लिक है। हुकूमत को 40 ऑफशोर ब्लॉक्स में से 23 ब्लॉक्स के लिए बोलियां मौसूल हुई हैं। ये बोलियां पाकिस्तान की समुद्री हदूद में तेल और गैस की तलाश के लिए दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ये ब्लॉक्स तकरीबन 53,510 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित हैं। बोली देने वाली कंपनियों में OGDCL, PPL, मारी एनर्जीज और प्राइम एनर्जी शामिल हैं। रवामा हुकूमत को 23 ऑनशोर ब्लॉक्स के लिए सिर्फ 1 बोली मौसूल हुई थी।
ये बोली भी मारी एनर्जीज ने जमा कराई, जो एक मुश्तरका सरकारी और निजी कंपनी है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी इन मंसूबों में शरीक हैं। इनमें तुर्किश पेट्रोलियम, यूनाइटेड एनर्जी और रेंड पेट्रोलियम और फातमा पेट्रोलियम शामिल हैं। तुर्किश पेट्रोलियम ने पाकिस्तान की नई ऑफशोर मुहिम में बाकायदा शराकत इख्तियार की है। अमरीकी कंपनी डिगुलेर एंड नेक्टाइन के मुताबिक पाकिस्तान के ऑफशोर बेसिस में तेल और गैस के वाज़े इम्कानात हैं, जबकि इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत ने 18 साल बाद ऑफशोर बिड्स राउंड 2025 का आगाज किया। इन 23 ब्लॉक्स में इब्तदाई 3 साल के दौरान $80 मिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है। अगर ड्रिलिंग मरहले तक पहुंचा गया तो सरमायाकारी 750 मिलियन से $1 अरब तक जा सकती है। अब बात करते हैं नायाब मादनियात की। अमरीकी वफ्द ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात की है। मकसद है महफूज और शफाफ मादनी सप्लाई चेन का और इसके कयाम का। अमरीकी वफ्द की क़यादत रॉबर्ट लुइस एस्ट्रॉन दोम कर रहे हैं, जबकि वो क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर हैं। मुलाकात में मादनियात, कानकुनी और पायदार सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीका की तवज्जो चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के खतरे पर मरकूज है। स्टेयर ने कहा है कि चीन का गलबा अमरीकी मईशत और सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। उनके मुताबिक फोरम उभरती हुई मईशतों में काबिल एतमाद सप्लाई चेन्स कायम कर रहा है। उन्होंने बताया कि तवज्जो तांबे और एंटमनी जैसी नायाब धातों पर है और मकसद माली और सलामती खतरात को कम करना है। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने वफ्द से कहा कि पाकिस्तान बाहमी मफाद पर मबनी फ्रेमवर्क का क़याम करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक पेचीदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। ये दोनों पेशरफ्त तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और मादनी वसाइल में आलमी ताउन पाकिस्तान की मईशत के लिए नई उम्मीद बन सकती हैं। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट अब्दुल हन्नान साहब मौजूद हैं, जबकि उनके साथ साथ माहिर अमूर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हन्नान साहब आपसे बात का आगाज़ करूंगा। एक तो ये बताइएगा कि जो ये तमाम खबर सामने आई है जिस पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें गुंजाइश कितनी सामने आई है, और ये जो मनसूबा है ये कितना देर पा हो सकता है और कितना इस पर अमल दरामद हो सकता है और कितना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। आपको मैं बताता चलूं, देखें जब कोई न्यूज़ आती है तो बेसिकली मादनियात एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज या कल में नहीं होगा। ये 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा बड़ा इसका रेवेन्यू साइकिल होता है, क्योंकि बिजनेस पोर्टफोलियो से सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैटर करती है कि हमारे पास मादनियात कितनी क्वांटिटी में पड़ी हैं और कितने साल के लिए माइन हो सकती हैं। पूरा पाकिस्तान जो जिसमें आपको बताता चलूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में मेटालिक रिसोर्सेज में कॉपर गोल्ड है। इसके अलावा आजकल पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे बात चल रही है। सो बहुत सी ऐसी हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल लिस्ट होती है। इस वक्त करंट यूएस या चाइना में जो कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसमें एंटीमनी है, कॉपर है, लेड जिंक है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं। सो पाकिस्तान में इन मेटल्स की, इन मिनरल्स की प्रेजेंस है, लेकिन टाइम ऑफ डेट ये नेसेसरी है कि हमने इनको फाइंड आउट करके माइन करना है, क्योंकि माइनिंग एक लॉन्ग साइकिल है। सो ये जो यूएस का पाकिस्तान में आना है ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में अगर आपको मैं बताता चलूँ कि बेसिकली हुआ क्या, 2020 के बाद बैरी गोल्ड जैसे रिकॉर्डिंग पे उसने काम स्टार्ट किया, तो ग्लोबली बीइंग अ माइनिंग कंसल्टेंट पूरी दुनिया में तमाम ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके मादनी ज़खायर पे डिपेंड कर रही थी। तो पाकिस्तान ने उस टाइम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम किया 2023 में, और उसके बाद बहुत सी कंपनीज और गवर्नमेंट का जो पोर्टफोलियो था मादनियात की तरफ लग गया। अभी आपने ऑयल एंड गैस के स्टेटस शेयर किए थे। अनफॉर्चुनेटली मादनियात के शोबे में इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन जो काम हो गया इस वक्त पाकिस्तान में कनाडा है, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज है, सऊदी अरब है, टर्किश कंपनीज हैं, चाइना है, रशिया है, जापान है, अमेरिका अब आ गया है। तो आप ये देखें लेस फ्रेम ऑफ टाइम में बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रही है। और यूएस के 2 प्रोग्राम्स हैं, एक यूएस क्रिटिकल मिनरल फोरम और एक यूएस का स्ट्रेटेजिक मिनरल फोरम है। दोनों की बड़ी अच्छी अलायंस, और उसमें पाकिस्तान को क्या फायदा होगा कि अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को फायदा भी क्या होगा और पाकिस्तान इससे किस तरह फायदा उठा सकता है। लेकिन मैं यही जो इनिशियली हम बात कर रहे थे कि ये जो ज़खायर मौजूद हैं ये कितनी हद तक मौजूद हैं और क्या इनका मुस्तकबिल है, मैं डॉक्टर खालिद साहब से भी यही जानना चाहूँगा। डॉक्टर खालिद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन गुंजाइश कितनी है इस तमाम तो सूरत हाल के अंदर, और जो ये आदादो शुमार सामने आए हैं इनको ज़रा पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए भी क्या कुछ करना है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान अगर अपनी मुकामी इंडस्ट्री को डेवलप करता है, आपके मुल्क के ज़खायर जो है वो दरियाफ्त होते हैं, तो आपका जो
मेजर चंक ऑफ आपका जो इंपोर्ट है वो आपका ऑयल एंड गैस ही है। अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स पर मंथ आप जो है वो इंपोर्ट करते हैं, विच मीन्स के अगर हमारा अपना जो है मुकामी सतह पे ज़खायर दरियाफ्त हो जाते हैं तो इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपकी जो इंपोर्ट्स है वो उसको कर्टेल करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। लेकिन ये एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ और सिर्फ बोलियां दी हैं। आपने जो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक इलाका जहाँ पे मुमकिना तौर पे ज़खायर हो सकते हैं, उसको दरियाफ्त करने के लिए आपने बिड्स को इनवाइट किया और वो बिड्स सक्सेसफुल हुई हैं। अब इसका ट्रांसलेट होना कि रिजर्वायर कितना है, उसको आप कमर्शियली वायबल तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हमें डिबेट करना होगी। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और आपका जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है आपकी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, उसमें कोई जो सक्सेस के चांसेस हैं वो कोई अराउंड 15 to 20% ही हुआ करते हैं ग्लोबली। पाकिस्तान ने 2019 में 2022 में काफ़ी सारे ऐसे तजर्बात किए हैं जिसमें आप मुकामी ज़खायर की दरियाफ्त के लिए जो है वो काफ़ी कोशिशें की गई, बैरूनी मुल्क कंपनीज को भी लाया गया। हमने देखा एक्सॉन मोबिल ने भी किया, लेकिन रिजर्वायर तो दरियाफ्त हो गया, ये भी पता चला कि ज़खायर भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन उसको हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। कमर्शियली उसको एक्सट्रैक्ट करना जो कॉस्ट एंड बेनिफिट इक्वेशन है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। तो साथ में ये भी देखना होगा कि वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। एक और चीज भी देखनी है, वो इसकी डिमांड साइड है। दुनिया चूंकि बड़ी तेजी से ईवी पे कन्वर्ट हो रही है, तो क्या उसकी डिमांड उस टाइम पे रहेगी? अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, पाकिस्तान ने 2015-16 में जो बिजली के कारखाने लगाए वो आज अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि हम उसको डिमांड के साथ मीट नहीं करवा पाए। अब वो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो साथ में हमें ये भी देखना है कि जो ईवी का इक्वेशन में आना है वो इसको किस तरह से होगा, ताकि हम उस तरह के स्ट्रैंडेड एसेट्स में ना फंसे जिस तरह से आज पावर सेक्टर हमारा फंसा है। तो पेट्रोलियम सेक्टर को थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। बिल्कुल आपने बड़े ल्यूक्रेटिव ऐसे इंसेंटिव्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को कि वो आए और मुल्क में इन्वेस्ट करें, और ये बड़ी रिस्की इंडस्ट्री है, लेकिन साथ में इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करके चलना होगा। और तीसरी चीज जो देखने वाली है वो यूएस का फैक्टर है। यूएस की इंडस्ट्रीज अगर आती हैं, वो चूंकि उनकी जो कह लें कंपैटिटिव एडवांटेज है वो शेल गैस में है, और शेल गैस की जो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। जो ट्रेडिशनल ड्रिलिंग है वो आपकी वर्टिकल ड्रिलिंग होती है, लेकिन ये जो शेल गैस के लिए है, इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टली ड्रिल भी करना पड़ता है, जो कि एक बड़ा कैपेक्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी देख के चलना होगा। लेकिन अभी ये कबलज वक्त होगा कि ठीक है, कबलज वक्त होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मौजूद भी है जिनको हमें देखना होगा। अब्दुल अनान साहब, एक तो ये कहा जाता है और है भी कि 60 से 70% चाइना के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। ये एक तो जो पाकिस्तान के अंदर जो बात की जा रही है और उसकी फिर बिडिंग हुई और उसके बाद जो लोग सामने आए, ये यूएस फैक्टर को क्या कोई किसी तरह इफेक्ट कर सकता है? और फिर चाइना और फिर यूएस और पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान की यूएस के साथ मिनरल्स की डील, ये इस तमाम जो सर्कल है इसके अंदर किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है बेहतर तरीके से? बिल्कुल, देखें जियोपॉलिटिकली देखें तो मैं तो इसको हमेशा ये कोट करता हूँ कि इफ़ यू गेट मोर देन वन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम। देखें हुआ क्या बेसिकली, यूएस 80s से अगर हम देखें तो यूएस अपने मिनरल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रोक्योर कर रहा था। आफ्टर 80s, क्योंकि जो ऑयल का एक चंक आया था, उसके बाद आपको पता है 2008 तक ग्लोबली इंटरनेशनली ऑयल की मार्केट थी। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने मेटालिक रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की, और इस वक्त करंट चाइना ने पूरी दुनिया से देखें, जो पूरी दुनिया में 3 बिग माइनिंग हब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड अफ्रीकन बेल्ट। चाइना ने पूरी दुनिया से मेटालिक रिसोर्सेज को इंपोर्ट किया चाइना के अंदर और उसको रिटेन किया। और चाइना ने जो चीज़ ओवर टाइम डेवलप की ओवर यूएस, वो थी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अभी जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि शेल गैस के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करना पड़ता है, तो ये इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। रिसोर्स आइडेंटिफाई करना या रेजरवायर का मिल जाना प्रॉब्लम नहीं है, असल गेम स्टार्ट होती है जब हमें उसको डेवलप करना है। सो इस वक्त चाइना का हमें पाकिस्तान में एक एज ये है कि जितने भी प्रोसेसिंग है, अभी आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक मिनरल है जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, आयरन हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चागी में बलूचिस्तान में आयरन हमारे पास हेमाटाइट सोर्स है, पायराइट सोर्स है और बहुत से सोर्सेज हैं। तो हम बेसिकली रॉ ओर को प्रोसेस करने के लिए इस वक्त बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान के पास चाइनीज फर्म है। यूएस का क्या फायदा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। देखिए यूएस डेफिनेटली एक
टॉप वर्ल्ड कंट्री है, हमें बहुत सी रेयर अर्थ मेटल्स में दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट है वो यूएस ने टेनब्रीज में ग्रीनलैंड में आइडेंटिफाई किया है। सो हमें पाकिस्तान में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी क्वालिटी एंड साइज की डिमार्केशन में हेल्प आउट होगा। जितनी भी प्रोसेसिंग है, कैपेबिलिटीज हैं रेयर अर्थ से रिलेटेड और मेटालिक मिनरल से रिलेटेड, उसकी बेनिफिशियरी होगी। एनवायरमेंटल और हमारे बेसिकली माइनिंग सेक्टर में, माइनिंग बिजनेस में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं कि जो भी जब मिनरल आइडेंटिफाई होती है तो उसको बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है। तो तमाम साइकिल जो है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको हमने लेके चलना होता है। सो बेसिकली जब यूएस आता है तो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकली हमें तो इसका बेनिफिट है, और चाइना की तरफ से मेजर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। चाइनीज आर आल्सो वेरी मच इन द मार्केट। पाकिस्तान का जो जीबी का सेक्टर है जिसमें एंटीमनी है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेसर गोल्ड है और बहुत सी ऐसे कमोडिटीज हैं जो कि हेल्प आउट होंगे। तो ये सारा साइकिल डिपेंड करता है। 2 पॉइंट आपको बताऊंगा कि इसमें पाकिस्तान कितनी फास्ट अपने रिसोर्सेज को कमर्शलाइज करता है, एनवायरमेंटली सस्टेन करता है। हमने अपने प्रोडक्शन स्टैट्स को बनाना है, क्योंकि देखिए मिनरल्स दरियाफ्त होना जरूरी चीज नहीं है। अगर मिनरल दरियाफ्त है, हमें ये सेटअप करना है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हम कितनी क्वांटिटी में उसको माइन कर सकते हैं, और अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है उस कंपनी के लिए क्या लेफ्ट ओवर होगा। सो ये जो स्टैट्स हैं इन एग्जैक्ट फिगर के साथ वी कैन गो टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और अभी आप देखें गवर्नमेंट ने क्या और किया, वो गवर्नमेंट का एक प्राइम इनिशिएटिव भी है उस इन्वेस्टमेंट को लेके आना, और यकीनी तौर पर नज़र भी आ रहा है पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदेमंद भी है। लेकिन डॉक्टर खालिद साहब, माजी के अंदर हमने देखा कि एकरा वन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसने फिर जो है वो एक्रान मोबाइल के साथ मिलकर, OGDCL के साथ मिलकर यहाँ पर ड्रिलिंग की, और बड़ी उम्मीदें थी उस मंसूबे से भी, लेकिन वो पाए तक मिल तक ना पहुँच सका और वो कुछ हासिल ना कर सके। तो हमें वहाँ से सीखना क्या है और फिर क्या डिफरेंट इंप्लीमेंट करना है? देखिए, उस टाइम पे भी आपको रिजर्वायर मिल गया था, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना वो जो है वो एक इक्वेशन होती है। आप उसको सॉल्व करते हैं कि क्या आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल है। तो उस केस में आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, आपके बेनिफिट्स कम थे, तो उसको जो है प्लग एंड अबैंडन कर दिया गया। अगेन यहाँ पे भी यही देखना होगा कि आप लेट्स से ज़खायर जो है वो दरियाफ्त कर लेते हैं, लेकिन उन ज़खायर को एक्सट्रैक्ट करना क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा। इस कॉन्सेप्ट को एनर्जी इकोनॉमिक्स में आप लोग जो है वो लिंक करते हैं अगेन कॉस्ट एंड बेनिफिट के साथ। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और ज़खायर जो है वो काफी डीप है, तो आप जो है वो उस चीज को अबैंडन कर देते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान में ज़खायर जरूर मौजूद है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की करती जाएगी, पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है वो एक्सप्लोरेशन की, उसके पास टेक्नोलॉजी आती जाएगी, तो ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होता जाएगा। पाकिस्तान को जो इस टाइम पे कोशिश करनी है वो शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोशिश भी करनी है, ताकि जो आपका स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो OGDCL के पास भी आ सके। केकड़ा वन में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान ने रिजर्वायर दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि क्या आप उसको इकोनॉमिकली फिजिबल वे में एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, और साथ में ये भी देखना है कि जो लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि ये किस तरह से आप अपनी इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तीसरी चीज जो देखने वाली है वो यही देखने वाली है कि क्या जो इसकी डिमांड इक्वेशन है वो क्या ईवी के आने की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। चौथी चीज जो पाकिस्तान और यूएस के फेवरेबल ताल्लुकात है उसको किस तरह से लेवरेज किया जा सकता है पाकिस्तान की अपस्ट्रीम इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिससे पाकिस्तान एक अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस ले सकता है और पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है। ठीक है, यानी ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब अब्दुल अनान साहब, अब इस सूरत हाल के अंदर इसका कोई टाइम फ्रेम आपको नजर आता है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर क्या प्रोग्रेस होगी, और उस प्रोग्रेस से या किस किस्म की प्रोग्रेस होगी जिससे हमें ये पता लगेगा कि जो माजी में हम जो कुछ सुन चुके हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से और जो हमें नजर नहीं आया कि उसका हमें फ़ायदा हुआ, हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, तो इसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या रहेगा? हाँ देखें, ये देखें, आप ये देखेंगे, आपने शुरू से बचपन से सैंडक और रिकॉर्डिंग का नाम सुना होगा, और इसमें सैंडक से 1975 की डिस्कवरी है। अभी देखें, जब आपने किसी कमोडिटी को लेकर चलना है तो बेसिकली पूरी दुनिया में 2 ही मेथड हैं। या तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, असल मॉडल क्या है कि हमें फॉलो करना है ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन और यूएस स्टैंडर्ड को। पूरी दुनिया में रिसर्च क्लस्टर मौजूद है, हमें बेसिकली माइनिंग कमोडिटी में, मिनरल कमोडिटी में उन रिसर्च क्लस्टर्स को फॉलो करना है, जिसका पहला स्टेप ये है कि प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन, क्योंकि मिनरल एक्सप्लोरेशन
हो जाना, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये इट्स अ 5 ईयर टू 10 ईयर साइकिल। अभी आप देखें कि मिनरल एक्सप्लोरेशन होती है, उसके बाद हम ड्रिलिंग करते हैं, क्योंकि बेसिकली मिनरल में जो पे ऑफ जोन है वो आपके पास है कि आपके पास डॉलर वैल्यू कितना और आपके रिजर्व कितने हैं। सो पाकिस्तान में जितने भी हमारे मेटालिक बेसन हैं, हमारी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, और जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं वो सारी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो बेसिकली जो 3 चीजें हैं जो मैं टॉप ऑफ द लिस्ट रखता हूं कि प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, उसके बाद इंटीग्रेटेड ड्रिलिंग के बाद हमने अपने रिजर्व को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रिसोर्स मॉडलिंग एंड रिजर्व मॉडलिंग करनी। क्यों? इस मॉडलिंग से हमारे पास अपनी रिजर्व प्राइस आती है जिसको माइन करना है, वहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी। अगर इस किसी भी पॉइंट पे आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए, सो वो आके आपके रिजर्व रिपोर्ट को देखेगा। सो पाकिस्तान को बेसिकली करना ये है कि अपनी मार्केटिंग को इंप्रूव करना है। जो ग्लोबलाइजेशन स्टैंडर्ड चल रहे हैं जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है इन मेटल्स की, उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंटीग्रेटेड काम करना है। और अगर हम ये अचीव कर लेते हैं, देखिए ग्लोबल मॉडल है कि 3 to 5 ईयर में अगर आप स्टेट ऑन और इन अ कोएलिशन काम करते हैं तो 5 ईयर में एक आप अच्छा रिसोर्स, लार्ज स्केल रिसोर्स बिल्डअप कर सकते हैं। सो वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्री विद इन द पाकिस्तान, जो हमारे प्राइवेट वेंडर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं माइनिंग के अंदर, और जो हमारे माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, ऑल आर ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। सो वी आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड के अगले कुछ आने वाले सालों में, क्योंकि अगर मैं बात करूं जो ठीक है, यानी आने वाले सालों के अंदर हमें ये एक टाइम फ्रेम मिलता है कि जिसके अंदर हमें ये अंदाजा हो जाता है कि चीजें इस तरह आगे जा रही हैं ताकि उनको फिर अकाउंटेबल भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल हनान साहब मौजूद थे, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट, और डॉक्टर खालिद वली साहब मौजूद थे, माहिर अमूर तवानाई। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।